बोलें। कोई बता दिया करे डेली। ओके, तो कल हमने ये पढ़ा था कि मेरे नॉलेज में ये बात है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर का पेज 227 पर ये वाली 3 लाइनें रहती हैं। आई एम इन नॉलेज ऑफ इट, that you are in knowledge of it as well and we are in knowledge of it. तो कल हमने ये पढ़ा था कि एक साहब को टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाज़त होगी अगर वो इन लोगों को दे दे डोनेशन। ये सारे कौन थे? डोनी, एक ही एन आता है ना डोनी में, ये सारे डोनी थे। तो अगर इन लोगों को आप जो है वो डोनेशन दे दें तो टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। ये डोनीज हैं। अच्छा जी, डोनर कौन होगा? आ पर्सन, कोई भी पर्सन क्या होता है? इंडिविजुअल भी डोनेशन दे सकता है, ईओपी भी डोनेशन दे सकती है, कंपनी भी। इंडिविजुअल आगे रेजिडेंट भी हो सकता है और ईओपी आगे रेजिडेंट भी हो सकता है। और अच्छा, आप ये समझते हैं मैं अपनी तैयारी के लिए बना रहा हूँ। कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी। तो पर्सन से मुराद जो है वो इंडिविजुअल भी डोनेशन दे सकते हैं, ईओपी भी डोनेशन दे सकती है और कंपनी भी। और ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी। कर लिया नोट? मेहरबानी। ओके, अच्छा एक तो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट की हों। फिर हमने पढ़ा था तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, ये भी गवर्नमेंट के हों। अगर आप इनको डोनेशन देंगे तो आपको टैक्स माफ़ हो जाएगा। फर्स्ट रो में आ जाए, इनको डोनेशन देंगे तो टैक्स माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 100C और 13th शेड्यूल वाले इदारे, अगर आप इनको डोनेशन दें तो भी टैक्स माफ़ हो जाएगा। अगर हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं तो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मिलेगा। अगर हम ये डाउनलोड करें तो इसके अंदर हमें सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शंस चलते चलते, जैसे आपको पता है अभी हम सेक्शन पढ़े हैं 61। तो 61 देखें, इसकी हेडिंग है चैरिटेबल डोनेशंस। ये हम सेक्शन पढ़े हैं। इसी में चलते चलते आपको सेक्शन 74 मिलेगा जो हमने पहले दिन पढ़ा था, टैक्स ईयर वाला। और इसी में चलते चलते आपको मिलेगा सेक्शन 81, 82, 83, 84 रेजिडेंट, इंडिविजुअल, ईओपी, कंपनी। तो ये लॉ में ना सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है इसमें 100C, क्या नाम है? 100C। ये जो CD होते हैं ना, इसका मतलब है ये ओरिजिनल लॉ में नहीं था, लेकिन बाद में हुकूमत को जरूरत पड़ी तो हुकूमत ने डाल दिया। यानी 2001 में जब लॉ आया था तब ये सेक्शन नहीं थे, लेकिन वक्त पे जरूरत पड़ी तो बाद में हुकूमत को डालने पड़े। अच्छा, अगर इन्हीं सेक्शंस को आप चलाते रहें तो आपको टोटल सेक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मिलेंगे 242। तो टोटल 242 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। जब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है तो शेड्यूल्स शुरू होते हैं। उसमें फर्स्ट शेड्यूल है जो चैप्टर 4 में हमने देखा था, उसकी हेडिंग थी रेट्स ऑफ टैक्स। इसी तरह लॉ में ना शेड्यूल्स हैं। तो चलते 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 शेड्यूल्स की लिस्ट आ रही है। ये खुद तो 800 सफ़े हैं लॉ के, लेकिन ये शुरू में भी उसका इंडेक्स चल रहा है। तो इसमें एक लफ्ज़ है 13th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 13th शेड्यूल। अब हम इन दोनों को देखते हैं। असल में 13th शेड्यूल
हमारी किताब में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये एक ऐसा शेड्यूल है जिनमें ऐसे इदारों के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनको डोनेशन दे दें तो आपको टैक्स माफ होगा। अब अगर हम यहां पे कंट्रोल F करके 13 लिखें तो हमें मिलेगा 13 शेड्यूल। 13 शेड्यूल में अगर हम जाएं तो ये एफबीआर की वेबसाइट पे अपलोडेड है। सेक्शन 61 का ऊपर इसने रेफरेंस दिया भी हुआ है। 13 शेड्यूल के अंदर आपको ये इदारों के नाम मिलेंगे, सिटीजन्स फाउंडेशन, अल-शिफा ट्रस्ट तो तकरीबन सबने ही सुना होगा, फातमीद फाउंडेशन भी सुना होगा। तो अगर इन इदारों को आप डोनेशन दे देना, ये इदारे कोई हैं तकरीबन 62 के करीब, तो इन इदारों के नाम ऑब्वियसली याद करना हमारे स्कोप में नहीं है। तो लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमारे लॉ में एक शेड्यूल है जिसका नाम क्या है, 13 शेड्यूल। अगर इन इदारों में से किसी को आप डोनेशन दे दें तो वली भाई आपको टैक्स माफ हो जाएगा। जल्दी बैठ जाए, तो आपको क्या माफ हो जाएगा, टैक्स माफ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, वो शेड्यूल नहीं है, वो सेक्शन है, डेट इज 100C। तो 100C के सेक्शन पे अगर आप जाएं तो यहां भी कोई लिखा हुआ इदारे, कुछ इदारों के नाम आ रहे हैं, अल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज, पता नहीं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वर्क फॉर पता नहीं क्या, ये भी कुछ इदारों के नाम आ रहे हैं। और ये सेक्शन का नंबर कौन सा है, सेक्शन का नंबर है जी 100C, टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मैंने आपको ऐसे ही शेयर कराई, इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ हमें शेयर करने का, बस बताना ये था कि 100C में भी कुछ इदारों के नाम लिखे हुए हैं और 13th शेड्यूल में भी। अगर इन लोगों को आप डोनेशन दे दें तो आपको क्या माफ हो जाएगा, टैक्स माफ हो जाएगा। एक और चीज है, किसी नॉन प्रॉफिट इदारे को आप डोनेशन दे दें तो भी आपको टैक्स माफ हो जाएगा। आप कहेंगे ये जो हम देख के आए वो भी तो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं। नहीं, वो बड़े गिने चुने नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान में नॉन प्रॉफिट इदारे हैं। असल में जब हम चैप्टर 5 में आएंगे ना, तो चैप्टर 5 में आके हम नॉन प्रॉफिट इदारे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जो डेफिनेशन के मुताबिक नॉन प्रॉफिट इदारा बनता है उसको अगर आप डोनेशन दे दें तो भी टैक्स माफ होगा, और तो नंबर 1 हुकूमत की यूनिवर्सिटीज को, नंबर 2 हुकूमत के एजुकेशनल इदारों, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड को, नंबर 3 नॉन प्रॉफिट इदारे को, या एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C। असल में 100C वाले जो इदारे हैं ना, वो नॉन प्रॉफिट टाइप ही चीज है कोई, उनको भी टैक्स माफ है। जब उनको खुद टैक्स माफ है तो हम उनको डोनेशन दे दो, हमें भी टैक्स माफ हो जाएगा। तो 100C वाले इदारों की खासियत जरा याद करनी है आपने। 100C के अंदर वो इदारे हैं जिनको खुद भी क्या माफ है, एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है, उनकी इनकम वैसे ही माफ है क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं चैरिटी के, उनकी इनकम पे हुकूमत टैक्स नहीं लगाती, तो उनकी इनकम फी नफ्से ही यानी इन इट सेल्फ माफ है। तो उनको अगर हम डोनेशन दे तो हमारा भी टैक्स क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। और इसी के अलावा कुछ एंटिटीज हैं, कुछ इदारे हैं या कुछ फंड्स हैं जिनके नाम कहाँ लिखे हुए हैं, 13th शेड्यूल में। इन लोगों को भी अगर हम डोनेशन दे दें तो हमें टैक्स क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो बस ये एक लिस्ट है डोनीज की जो आपने याद करनी है। और डोनर कौन है, डोनर तो कोई भी हो सकता है, जो मर्जी बंदा डोनर हो। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, A/B × C, और C क्या था, द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर। लेकिन कई दफ़ा आप अमाउंट नहीं देते, अमाउंट की जगह ना आप हिम्मत करके ऐसा करते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पे आपको डोनेशन मिलेगी, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पे आपको डोनेशन मिलेगी। यानी C इज लोअर ऑफ, अगर पैसे दे रहे हैं तो 1 लाख रुपये C हो जाएगा, और अगर पैसे नहीं दे रहे, 2 लाख रुपए वाली गाड़ी दे रहे हैं, तो फिर गाड़ी की फेयर वैल्यू C ले ली जाएगी। ओके, पहले जरा आगे पढ़ लें, अदर कंसिडरेशन। ये सारा याद करना है, डब्बों में है लेकिन ये याद करना है क्योंकि ये मेन सेक्शन है सारा। फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की किस दिन ली जाएगी, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी या जिस दिन आपने डोनेट की, जिस दिन डोनेट की। और अगर आप पैसे देना चाह रहे हैं कैश, तो फिर पैसे आप किस फॉर्म में दें, पैसे आप जेब से निकाल के दे दें, नो, आप किस फॉर्म में दें, तो फिर आपको डोनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये डोनेशन की ना शराइत थी। डोनर कौन है ये हमने पढ़ लिया, डोनीज कौन है ये हमने पढ़ लिया, पैसे देने हैं क्रॉस चेक में दें, प्रॉपर्टी देनी है तो उसकी फेयर वैल्यू पे आपको डोनेशन मिलेगी। क्लियर, ओके।
इंजमाम ने एक नॉन प्रॉफिट इदारा बनाया जिसमें दो लोग हैं ट्रस्टीज, इंजमाम और शाहिद अफरीदी। ये दो लोग इसमें ट्रस्टीज हैं। ट्रस्टी असल में कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं और नॉन प्रॉफिट इदारों में ट्रस्टी होते हैं। तो इंजमाम ने ये नॉन प्रॉफिट इदारा बनाया जिसमें दो ट्रस्टी हैं, इंजमाम और शाहिद अफरीदी। तो इस नॉन प्रॉफिट इदारे ने लोगों से मांगनी शुरू की डोनेशन। तो सर आसिफ आगे बढ़े और सर आसिफ ने जो है वो इनको डोनेशन दी। अच्छा, बज़ाहिर जो सूरत नज़र आ रही है ना वो ये है कि आपका 30 रमज़ान को रिज़ल्ट है, और अगर यकम हो गई ईद की तो फिर वो तारीख बनेगी 30 रमज़ान, यानी 2 मई को आपका रिज़ल्ट है। तो 2 मई को आपका रिज़ल्ट है मंडे को, और मंडे को 30 रमज़ान होगी, और संडे को जो है वो 29 रमज़ान होगी। तो बज़ाहिर अब ये है कि क्लासेस तो सीधी सीधी 30 तक चलेंगी, सैटरडे तक क्लासेस चलेंगी। बहरहाल रिज़ल्ट 2 तारीख को है भाईजान, रिज़ल्ट 2 तारीख को मंडे को। तो अब नेक्स्ट पूरा वीक क्लासेस चलेंगी 30 तक। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा शायद 30 की क्लासेस जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर दी जाएँ, ताकि अगर किसी ने जुमे को जुमा पढ़ के यहाँ से निकलना है लाहौर से अपने घर के लिए, तो वो 30 का लेक्चर घर जाके ले सके। तो 30 तक आपको इन एनी केस आना पड़ेगा। अगले हफ्ते का क्या प्लान है उसके लिए स्टे ट्यून्ड, अगले हफ्ते में आपको कब वापस बुलाया जाएगा। बज़ाहिर ये सूरत लग रही है। अच्छा चलें जी, टेंटेटिव मैंने चीज़ें आपसे शेयर कर ली। अच्छा तो अच्छा वापस आ जाएं। तो इंजमाम ने नॉन प्रॉफिट इदारा बनाया है और सर आसिफ ने इसको डोनेशन दी। अब मुझे बताएं, सर आसिफ और ये नॉन प्रॉफिट इदारा आपस में जानने वाले हैं या सर आसिफ के लिए ये अनजान सा इदारा है? अनजान सा इदारा है ना, सर आसिफ की जान तो नहीं है ये इदारा, ये जान नहीं है तो फिर क्या है? अनजान है। लेकिन इंजमाम की तो जान है ये इदारा, इंजमाम तो दिन रात एक कर रहे हैं इस इदारे के बढ़ने के लिए। तो जो इदारा आपका जान होता है ना, जी जी अबू बकर जरा देखो। अच्छा उधर अहमद भाई मौजूद हैं, अहमद भाई देखें इसका क्या हल है। अब आवाज सही आ रही है? अच्छा इसका एक हल करते हैं, ठहरो अहमद जरा उधर ही रुको, अब 5 मिनट बाद फीडबैक देना। अच्छा तो सर आसिफ के लिए ये इदारा अनजान है क्योंकि सर आसिफ ने ये इदारा बनाया नहीं, लेकिन सर आसिफ ने बंदों की शक्लें देखे कहा यार इनको डोनेशन दे देते हैं, अच्छे लोग चला रहे हैं। लेकिन इंजमाम के लिए तो ये इदारा जानने वाला अपना ही इदारा है, बल्कि तो इंजमाम को ना कहते हैं एसोसिएट। क्या कहते हैं? एसोसिएट का मतलब है कि ये आपस में जानने वाले हैं, ये इदारा और इंजमाम आपस में क्या है, बल्कि इनका अपना ही इदारा है। अब अगर मैंने कल बताया था इंडिविजुअल के केस में आपने लेना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, याद आ रहा है? और कल न्यूमेरिकल में भी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिया था। लेकिन अगर इंजमाम इस इदारे को डोनेशन दे दे तो फिर 30% नहीं लिया जाएगा, फिर कितना लिया जाएगा? 15%। तो ये अजीब सी चीज थी जो कल रोक के रखी हुई थी, आज आपको बताई जा रही है। ये बात नोट कर लें आप। तो जो बंदा खुद इदारा बनाए और खुद उसको डोनेशन दे दे, इदारों में अक्सर तो दूसरे लोगों से डोनेशन लेते हैं ना, लेकिन इसका कभी दिल है कि मैं भी अपने इदारे को डोनेशन दे दूं, तो फिर इसे टैक्स जरूर माफ होगा। लेकिन कितने परसेंट सी लिया जाएगा? 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम? 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी भाई डिस्टॉर्शन अगर अब खत्म हो गया तो हाथ खड़ा करके बता दो। ओके सिर्फ आना होता है या रोजाना आना होता है? तो अगर कोई बंदा अपने ही इदारे को डोनेशन दे दे तो उसे टैक्स तो माफ होगा, लेकिन सी इज लोअर ऑफ में सी विल बी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम की बजाय 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम।
ओके 5 seconds मोर। अच्छा जी, वैसे तो कल हमने पढ़ा था 30%, लेकिन एसोसिएट के केस में 15%, ये मैं आपको बता रहा था। तो अगर डोनेशन देने वाला इंडिविजुअल है या डोनेशन देने वाली कौन है, पार्टनरशिप फर्म, तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और अगर डोनेशन देने वाली कंपनी है तो फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्लियर? लेकिन अब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो अब मैं नहीं पढ़ाने लगा हूं, वो है एसोसिएट वाली जो अभी आपको दिखाई है। लेकिन अगर डोनेशन एसोसिएट को दी जा रही है तो फिर इंडिविजुअल और एओपी के केस में रेट आधा रह जाएगा, 30% से गिर के 15% पे आ जाएगा, और ये 20% से गिर के 10% पे आ जाएगा। यानी कंपनीज के भी जानने वाले नॉन प्रॉफिट इदारे हो सकते हैं। कई दफा कंपनीज खुद नॉन प्रॉफिट इदारे बनाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर डोनेशन की लिमिट गिर जाएगी। तो ये जो है एसोसिएट का केस है, और ये जो है अनजान, यानी मैं और आप जाके किसी नॉन प्रॉफिट इदारे को अगर डोनेशन दे दें तो हमारे लिए ये लिमिट्स हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन दे, ये बार बार मसला हो रहा है, ये ज़रा बुलाओ मेरे भाई को, जो वैसे हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन भी हो रही है। अच्छा, ये देखो, ये जो है, तो ये एसोसिएट अगर जानने वाले हों तो फिर इसी सूरत के अंदर बोलें क्या होगा, दोनों अमाउंट्स गिर जाएंगी। ओके, अच्छा जी, अगला सेक्शन कौन से, 62, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्या खरीदने पे टैक्स माफ होगा, शेयर्स खरीदने पे टैक्स माफ होगा। अच्छा जी, शेयर्स जो खरीद सकते हैं आप, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के नए शेयर भी खरीद सकते हैं, पुराने शेयर भी खरीद सकते हैं। क्या मतलब, नए और पुराने शेयर्स में क्या फर्क है? आप ब्रांड न्यू घर भी खरीद सकते हैं, आप कोई पुराना घर भी खरीद सकते हैं। तो शेयर्स में क्या मतलब, ब्रांड न्यू और ओल्ड। कंपनी बनी और कंपनी ने कहा मैं बनी हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो ये तो न्यू शेयर्स होंगे ना। तो वसीम अकरम ने कहा अच्छा चलो कंपनी ज़बरदस्त लग रही है, तो वसीम अकरम ने पैसा डाल दिया कंपनी में। ये वसीम अकरम को शेयर्स मिलेंगे न्यू शेयर्स, बल्कि वसीम अकरम को कहते हैं ओरिजिनल अलॉटी, यानी इसको अलॉट किया गया पहली दफ़ा शेयर। बाद में वसीम अकरम के पास शेयर पड़े 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 पुराने हो गए। सर आसिफ ने जाके कहा कि अब मैं इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो कंपनी ने कहा मैं तो अब शेयर नहीं दे रही, लेकिन वसीम अकरम के पास शेयर पड़े हैं, उनसे जाके ले लो। तो अब सर आसिफ जब वसीम अकरम के पास शेयर लेने गए, तो ये ओल्ड शेयर्स लेने गए या न्यू शेयर्स लेने गए हैं? ओल्ड। तो न्यू शेयर कौन देती है, कंपनी देती है या उसके शेयर होल्डर देते हैं? कंपनी देती है। कंपनी नए शेयर देती है, और अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर पड़े हैं और उससे जाके आप शेयर खरीदें, तो फिर आप कौन से शेयर खरीद रहे होंगे? ओल्ड। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज में लोग जाते हैं शेयर खरीदते हैं, ये सारे ओल्ड शेयर्स होते हैं, अनलेस के कंपनी ने अखबार में इश्तिहार दिया हो कि मुझे न्यू शेयर चाहिए। कंपनियां कहां पैसे अखबार में इश्तिहार देती हैं? कंपनियों को तो 10-10 साल जरूरत नहीं पड़ती पैसा इकट्ठा करने की, पड़ भी जाती है जरूरत, लेकिन बड़ा रेयर होता है कंपनी नए शेयर इशू करे। तो नए शेयर कौन इशू करती है? कंपनी। ओल्ड शेयर कंपनी इशू करती है या आपको किसी पुराने शेयर होल्डर से मिल जाते हैं? पहली बात ये होगी। ये देखें, ये जो आवाज आ रही है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन है जी, आपने बाय किए शेयर्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा था जो शायद अभी भी मौजूद हो। इसने काम किया था कि शेयर्स जो हैं वो थे हुकूमत के पास। अबू बकर, शेयर्स किसके पास थे? हुकूमत के पास। तो इस इदारे ने क्या काम किया था? इस इदारे ने एक ऑफर की थी कि हुकूमत के काम बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि फलां फलां कंपनीज को मैं डिसओन करूं, तो वो शेयर्स फिर हुकूमत से हट के किन लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए? आम लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए, मैंने आपने।
अब वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम क्या था भाई, इधर अटेंटिव रहो। वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम क्या था? वो कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहा था। प्राइवेटाइज का क्या मतलब है? पहले वो किसके हाथों में थी, अब वो किसके हाथों में आ रही हैं? ये शेयर पुराने थे, हाँ ले आए, ये शेयर क्या थे? पुराने थे, लेकिन स्टिल यहां पे टैक्स माफ होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहां पे टैक्स क्रेडिट माफ होगा, यहां टैक्स क्रेडिट माफ नहीं होगा, और यहां टैक्स क्रेडिट माफ होगा। नोट कर लें आप लोग जरा। ओके, नाउ why you people take so much time to note it down? Why are you listening to me? Please note it down. Hurry up. अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं, किसी पब्लिक कंपनी ने नए शेयर इशू किए, आपको टैक्स माफ होगा शेयर खरीदने पे? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर? बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में है, मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, शेयर्स बाय करना। अच्छा, पब्लिक ने, कंपनी ने शेयर नहीं लॉन्च किए, आपने जाके किसी पुराने बंदे से शेयर ले लिए, आपको टैक्स क्रेडिट माफ होगा या नहीं होगा? मैंने टैक्स क्रेडिट लिख के इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। लेकिन अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के दायरे से शेयर खरीदे, ये शेयर पुराने ही होते हैं, क्योंकि पहले से किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास, और आप जाके आप खरीद रहे हैं। तो कई दफा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो मर्जी हो, प्राइवेटाइजेशन कमीशन से हर किस्म के शेयर आप खरीदें, आपको टैक्स क्या होगा, माफ होगा। अच्छा, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदें या किसी पब्लिक लिस्टेड, नहीं पब्लिक, चाहे वो शेयर नए भी हो, टैक्स क्रेडिट माफ। तो टैक्स क्रेडिट सिर्फ गिने चुने शेयर्स पे माफ होगा। कौन से वाले? पब्लिक कंपनी के, पब्लिक लिस्टेड के नए शेयर्स पे, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खरीदे गए शेयर्स। इन दोनों के अलावा और कोई भी शेयर आप खरीद लें, टैक्स माफ नहीं होगा। अदर से मुराद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर से मुराद उन दोनों के अलावा। अदर्स में आर गायब है। ओके, अच्छा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ये जिसको मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया है, येलो वाला पढ़ें। आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप शेयर खरीदें, न्यू शेयर्स खरीदें, ऑफर टू पब्लिक बाय अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन। तो कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड। शेयर्स क्या होने चाहिए, न्यू। ये पहली वाली बात समझ आ गई, कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और शेयर्स क्या होने चाहिए, न्यू। अगर आप खरीदेंगे तो टैक्स माफ होगा, नहीं होगा, होगा। इसका क्या मतलब है, द पर्सन शुड बी द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द शेयर्स। ओरिजिनल अलॉटी कौन होता है, जो जिंदगी में सबसे पहली दफा ब्रांड न्यू शेयर्स, ओरिजिनल अलॉटी से मुराद ब्रांड न्यू शेयर्स आपको मिलेंगे। द पर्सन शुड बी द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ शेयर्स। कल कैपिटल गेन और अदर सोर्स का टेस्ट होगा। या
इफ इट इज एक्वायर्ड शेयर्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो हुकूमत ने बनाया हुआ है। अगर आप इससे भी शेयर खरीद लें तो भी आपको क्या माफ हो जाएगा? टैक्स माफ हो जाएगा शेयर खरीदने पे। ओके, ये जो अगला फिक्र है आपने याद कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शेयर्स की जगह एक लफ्ज आ जाएगा सुकूक का। क्या लफ्ज आ जाएगा? ये कोई इस्लामिक फॉर्म ऑफ शेयर्स है, लेकिन सुकूक्स की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी अंग्रेजी सारी अल्लाह का शुक्र है वही है, तो हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द, जहन में शेयर्स ही रख लीजिएगा, पेपर में लिख सुकूक आइएगा। ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, द पर्सन शुड बी द ओरिजिनल लॉटी ऑफ सुकूक्स। इसलिए सुकूक के लफ्ज़ का मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वालों, सुकूक के लफ्ज़ का मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। सुकूक के लफ्ज़ का मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक मुश्किल सा लफ्ज़ है यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट्स, ये 3 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ था शेयर्स, एक था सुकूक, एक है यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी कोई शेयर्स टाइप चीज़ होती हैं। इनको भी अगर आपने खरीद लिया टैक्स माफ होगा। In respect of cost of acquiring in the year, units offered to public and traded on stock exchange in Pakistan, ये भी न्यू ही होते हैं। ऑफर टू पब्लिक का मतलब ही ये है कि आम लोगों को आपने दिया, तो आम लोगों को नए शेयर दिए जाते हैं। तो 3 लफ्ज हो गए, शेयर, सुकूक और यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये वाले जो शेयर्स हैं, ये वाले, ये कंपनी कब इशू करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब कंपनी बने तभी न्यू शेयर दे। कंपनीज कई दफ़ा बनती हैं तब भी न्यू शेयर देती हैं, फिर 5 साल बाद कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़े तो भी न्यू शेयर दे सकती हैं। बस न्यू शेयर वो होते हैं जो कंपनी देती है। अगर कंपनी शेयर दे चुकी है और आपने आगे उस बंदे से लिए, वो फिर कौन से शेयर होते हैं? तो न्यू शेयर ज़रूरी नहीं कंपनी बनते ही न्यू शेयर दे। कंपनी बनते ही न्यू शेयर तो देती हैं, लेकिन कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़े तो भी न्यू शेयर दे सकती है। पॉइंट 4, लाइफ इंश्योरेंस। भाई लाइफ इंश्योरेंस ये चीज है कि रशीद ने अपने बेगम बानो से कहा, बानो मैंने चले जाना है। इकतालीस साल की उम्र में रशीद को यह डर लगा मैंने चले जाना है। तो रशीद ने सोचा कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लूं ताकि जाए ना। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो रशीद ने सोचा क्या करवा लूं अपनी। अब इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये इसकी सेविंग्स हैं। ऊपर मैंने इसकी उम्र लिखी है 41 साल, 42 साल, तो ये इसकी सेविंग्स हैं। ये अपनी सेविंग्स इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराता रहा, और वो जो उसने बानो को उम्मीद दिलाई, जो बानो को उसने जो है वो डराया था कि मैंने चला जाना है, तो वो जो है वो 48 साल की उम्र के अंदर बात सच हो गई। रशीद चला गया और रशीद जो है वो इस दुनिया से चला गया। अब 48 साल की उम्र में 2 लाख जितना भी रशीद जमा करवा गया था, अब वो बानो और उसके बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। किसकी तरफ से? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। लॉन्ग विद इंटरेस्ट हो या जो मर्जी हो, वो अलग बहस है। मरने के बाद उसके वुरसा को ये पैसे मिलना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? हर साल रशीद ने खोया कितना खो रहा है। जिस साल 2 लाख जमा कराएगा, इस साल इसे पैसे जमा कराने पे टैक्स माफ होगा। उसके बाद इसके वुरसा को जो पैसे मिलेंगे उसकी टैक्सेशन हमारे स्कोप में नहीं है, उसको छोड़ें। रशीद के पैसे जमा कराना मैंने आपको समझाना था, ना कि उसके वुरसा को पैसे मिलना मैंने आपको जमा कराना था। और टैक्स क्रेडिट के चैप्टर की थीम भी यही है भाईजान, यहां पेमेंट्स होनी है। कल चैरिटी पे की जा रही थी, आज शेयर खरीदे जा रहे थे, पे किए जा रहे थे शेयर खरीदने के लिए पैसे, सुकूक्स खरीदे जा रहे थे, और इधर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है।
तो पेमेंट करने पे हुकूमत खुश होती है और आपको क्या माफ करती है? टैक्स माफ करती है। तो डेट इज लाइफ इंश्योरेंस। इसको प्रीमियम भी कहते हैं। प्रीमियम लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो सालाना फीस समझ लें। फीस लफ्ज अच्छा है नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक्चुअल लफ्ज इसके लिए प्रीमियम ही होता है। तो एक तरह की आप अपनी घर की सेविंग्स जमा करवाते रहते हैं और इन द एंड जब आप मर जाते हैं तो फिर आपके घर वालों को ये पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये सवाल पूछने की आपको जरूरत नहीं है, अगर ये बंदा नहीं मरता और बूढ़ा हो जाता है तो फिर इसको भी वापस मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस साइड पे क्यों जाना, किसको वापस मिले, कैसे मिले, हमें बस पता होना चाहिए पैसे जमा कराने पे आपको क्या माफ होना है? टैक्स माफ होना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड या रिसीव्ड? पेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। किससे रजिस्टर्ड हो? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे से। इफ ही इज डिराइविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, अगर वो क्या कमा रहा हो? इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा हो या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हो। मैं आने लगा इसी की तरफ मैं आने लगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। सेक्शन 62 में 4 किस्म की चीजों पे टैक्स माफ हुआ है। शेयर्स पे, सुकूक्स पे, यूनिट्स पे और लाइफ इंश्योरेंस पे। यहां पे लॉ मेकर ने कौन सा जूस अप्लाई किया? कंजूस। यहां पे लॉ मेकर ने कंजूसी का मुजाहरा किया। लॉ मेकर ने कहा जो बंदा कारोबार करके अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए या जो बंदा नौकरी करके अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए तो इन लोगों को मैं टैक्स माफ करूंगा। अगर एक बंदा कहता है मैं कैपिटल गेन इनकम कमा रहा हूं या घर किराए पे दिए हुए तो इनको मैं लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने नौकरी कर रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, अदर सोर्स कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हैं, बिजनेस कमा रहे हैं, तो फिर आपको ये वाले टैक्सेस माफ हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि मैंने यहां कॉमा डाले या एंड डाला है बीच में? कॉमे का क्या मतलब है? या आप बिजनेस इनकम कमा लो तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ है, या आप सैलरी इनकम कमा लो तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ है। अगला सवाल, एक बंदा कहता है मैं बिजनेस इनकम भी कमा रहा हूं, सैलरी भी कमा रहा हूं, आपको भी लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। एक बंदा कहता है मैं बिजनेस इनकम भी कमा रहा हूं और कैपिटल गेन इनकम भी कमा रहा हूं, आपको भी लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस या सिर्फ सैलरी कमा लेना ही इस टैक्स क्रेडिट के देने के लिए एनफ है। ये नोट कर लें। तो यहां जरा थोड़ा से ज्यादा लोगों को टैक्स माफ होगा, यहां किन लोगों को टैक्स माफ होगा सिर्फ? अब एक सादा सी बात पूछूं, एक बंदा कहता है यार मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ है और मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराई भी है, मुझे टैक्स माफ होगा? एक्सेलेंट, नहीं होगा, क्योंकि इसने घर किराए पे दिया हुआ है, कौन सी इनकम कमा रहा है? इसको लाइफ इंश्योरेंस। हां, अगर इस किसी बंदे ने घर किराए पे दिया हुआ है और शेयर खरीद ले फिर उसको टैक्स माफ हो जाएगा। जो बंदा भी बिजनेस इनकम कमाए या सैलरी इनकम कमाए उसको लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ होगा। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम कमाए या सिर्फ कैपिटल गेन इनकम कमाए या सिर्फ अदर सोर्स कमाए उसको लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ नहीं होगा। जी, सारा ही माफ हो जाएगा, उसमें कोई वो ओके। यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें भी न्यू या पुराने का न्यू मैंने कहा था, न्यू लिख लो, न्यू ही होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है जो यहां पे मैंने आपको पढ़ाई नहीं। रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी, रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी, इधर लिखा होता सिर्फ पर्सन,
तो मैंने 6 किस्म के लोग बताए थे, इंडिविजुअल, एओपी और रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। यानी इधर हमने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल ब्राइन लारा पाकिस्तान में 5 दिन के लिए आया और नॉन रेजिडेंट है और उसने चैरिटी दे दी तो उसे टैक्स माफ बिल्कुल होगा, कोई मसला नहीं, उसे टैक्स माफ होगा क्योंकि वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, उसको टैक्स माफ होगा। क्या देने पे? चैरिटी देने पे। ये कौन सा सेक्शन खोला हुआ है मैंने? सेक्शन 61। लेकिन सेक्शन 62 बहुत कंजूस सेक्शन है। वो कहते हैं मैं सारे लोगों को टैक्स माफ नहीं करूंगा, कंपनीज को मैं टैक्स माफ नहीं करूंगा। पीछे क्या बच गया? इंडिविजुअल्स और एओपीज में भी वो सिर्फ जो रेजिडेंट हैं, वो सिर्फ जो रेजिडेंट हैं। इसका मतलब जरा सुन लें। रेजिडेंट इंडिविजुअल, सर उमैर कहते हैं मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, हम कहेंगे आपको टैक्स माफ होगा। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट बंदा आके पाकिस्तान में किसी पाकिस्तान की कंपनी के शेयर खरीद ले तो उसको टैक्स माफ नहीं होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी। कंपनी अगर कंपनी के शेयर खरीदे, बोले तो टैक्स माफ नहीं होगा। तो इसको आप यहां आके लिख लेना। सेक्शन 62 वाला बेनिफिट सिर्फ किनको मिल रहा है? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या जो रेजिडेंट एओपी हैं। तो सेक्शन 62 का बेनिफिट सिर्फ इन लोगों को मिल रहा है। अच्छा, डोनेशन के केस में इनको कहते हैं डोनर। इनको क्या कहते हैं? डोनर। और इनको कहते हैं डोनी। लेकिन शेयर्स के केस में इनको हम कहेंगे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पर 2 किस्म के हो सकते हैं, 6 किस्म के नहीं हो सकते। इनको कहेंगे इन्वेस्टर और इनको कहेंगे इन्वेस्टी, यानी जिनके शेयर खरीदे गए। तो किन के शेयर खरीदे जा सकते हैं? इन लोगों के। खरीदने वाला कौन है? ये वाले लोग। डन। किन के शेयर खरीदे जा सकते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी के, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इनके खरीदे जा सकते हैं। खरीदने वाले कौन है? या रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एओपी। तो ऊपर डोनर 6 थे और डोनीज की लिस्ट थी नीचे, और इधर डोनर 2 हैं और नीचे डोनीज की लिस्ट है। बल्कि इधर लफ्ज यूज होगा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टी। जो शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर और जिसके शेयर खरीदे जाएं इन्वेस्टी। ओके, एक चीज साथ ही कवर कर लें, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ये है कि रशीद ने बानो को कहा, बानो मेरे जिगर को कुछ हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि अपने जिगर की इंश्योरेंस करा लूं। जिगर समझ लें, गुर्दे समझ लें, दिल समझ लें, हार्ट समझ लें, जो मर्जी समझ लें। तो फर्ज करें इंश्योरेंस कंपनी को आप 2 लाख रुपए नहीं 1-1 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं, और इस दिन डॉक्टरों ने कहा कि रशीद का जिगर फेल हो गया, नया जिगर लगाना पड़ेगा। तो रशीद जिंदा है लेकिन रशीद के जिगर चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मुझे बताएं, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई है या लाइफ इंश्योरेंस करवाई है? हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी हर साल क्या जमा करवा रहे होंगे आप? प्रीमियम जमा करवा रहे होंगे। रेंट पे जब आपको इलाज कराना पड़ेगा तो आप अपनी जेब से पैसे देंगे या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी।
टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी, वही यही बात लिखी है, रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी शेल बी एंटाइटल्ड टू फॉर अ टैक्स ईयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन। हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी को हम क्या जमा करवा रहे हैं, या प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, हम इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने आप को किससे रजिस्टर करवाया हुआ है, SECP से। लेकिन अगर ये बेनिफिट भी सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जो क्या कमा रहे हैं, सैलरी या बिजनेस, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात याद करेंगे तो ये वाली बात ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, कोई एक दो लफ्ज शायद ऐड हो और ज्यादा। तो ऊपर लाइफ इंश्योरेंस का जिक्र था, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र है, और सीज लोअर ऑफ यहाँ पे डिफरेंट है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम पेड इन द ईयर, जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे जमा करवाए, और 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 1.5 लाख। तो यहाँ बड़ा थोड़ा सा बेनिफिट है, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 1.5 लाख। इधर तो बड़ा बेनिफिट था, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन, इधर हैवी टैक्स माफ हो रहे थे। लेकिन यहाँ लॉ मेकर ने जरा कंजूसी की, हेल्थ इंश्योरेंस में इतना बड़ा बेनिफिट नहीं दिया, तो टैक्स क्रेडिट यहाँ मिलेगा तो जरूर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना इससे पहले मिल रहा था। तो बस इट्स एनफ फॉर टुडे। ये हम अदर कंसिडरेशंस पढ़ते हैं और फिर हमको न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो अदर कंसिडरेशंस की तरफ आ जाएं। अदर कंसिडरेशंस का मतलब है इसी सेक्शन की तफसील में कुछ और आगे चीजें हैं। जाग रहे हैं? चलें। अब भाईजान एक जुर्म होगा और एक जुर्म की सजा होगी। एक जुर्म होगा और जुर्म की सजा होगी। ये जुर्म होगा और ये इसकी सजा होगी। एग्जाम्पल 5 वाले पहले कराते हैं, फिर हम देख लेते हैं जुर्म क्या और उसकी सजा क्या। कल एग्जाम्पल 4 की थी, 3 की थी, 4 की थी। 4 में आए जरा नहीं पूरा ही आ जाए। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कल टैक्स ईयर कौन सा था? 2013। ये सवाल घर में जाके कितने लोगों ने किया था? ये किया करें छोटे छोटे सवाल, वरना बड़े बड़े सवालों में आपको बड़े बड़े मसले आएंगे फिर। तो ये टैक्स ईयर कौन सा था? 2013। आपने न्यू शेयर्स खरीदे थे लिस्टेड कंपनी के? कितने के खरीदे थे? 90,000 के। किस साल खरीदे थे? 2013 में। किस दिन खरीदे थे? 13 जुलाई 12। तो ये 3 चीजें मैंने आपके सामने सर्कल कर दी। कितने के शेयर खरीदे, किस साल खरीदे, उस साल में किस दिन खरीदे, 13 जुलाई 12। अब अगर अच्छा बेनिफिट क्या ले लिया आपने? सेक्शन 62 में वर्किंग 2 कल हमने की थी, वर्किंग तो नहीं हमने की थी, हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेशंस कर दी थी। तो आपको याद है कल ये 8234 का टैक्स हमने इसे माफ कर दिया था। ये देने जा रहा था टैक्स 1,72,000, लेकिन हमने इसे 3 टैक्स माफ किए थे। 1,72,000 के बजाय 152 टैक्स दे के आया था। उसमें ये 8,234 से टैक्स माफ किया था हमने। क्या हरकत करने पे? हमने शेयर खरीदने पे इससे खुश हुए थे और उसको टैक्स माफ किया था। क्लियर? तो बताएं 2013 में कितना टैक्स इसने माफ करा लिया? 90,000 के शेयर खरीदने पे। 90,000 के शेयर खरीदने पे हुकूमत 90,000 टैक्स माफ कर देगी, इतनी लुटनी मची हुई। 90,000 रुपए के शेयर खरीदने पे हुकूमत ने आपको कितना टैक्स माफ किया? 8,234 टैक्स माफ किया। अब अगर आपने गड़बड़ कर दी तो ऐसी सूरत में आपको सजा मिलेगी। गड़बड़ सुन लें, ये शेयर आप 2 साल के अंदर बेच नहीं सकते। ये शेयर आप 2 साल के अंदर अगर आपने ये शेयर 2 साल के अंदर बेच दिए तो आपको मुजरिम कहा जाएगा। आपको मुजरिम कहा जाएगा। हुकूमत कहेगी नई कंपनी के आपने नए शेयर खरीदे हैं तो जरा सब्र तो करो, थोड़े से रसा अपने पास रखो तो सही। तुम्हें क्या पड़ी हुई है कि इतनी जल्दी जल्दी बेच रहे हो? तो 2 साल कम से कम चीज अपने पास रखो। जैसे अम्मी कहती हैं बेटा 2-3 साल तो गुजरने दे मोबाइल को, फिर बेच ली। नहीं अम्मी, मेरे दिमाग को चढ़ा इस वक्त नया आई। अच्छा थी, तो 2 साल के अंदर अगर आपने शेयर बेच दिए तो यह जुर्म होगा। और इस जुर्म की सजा क्या मिलेगी? जिस साल आप शेयर बेचेंगे, 13 में तो खरीदे हैं ना, जिस साल आप शेयर बेचेंगे जाके, उस साल आपको ये वाला तोहफा वापस करना पड़ेगा। कितना तोहफा अवेल कर चुके हैं?
8234 का। ये आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। किस फॉर्म में वापस करना पड़ेगा उसको हम जो है वो देखते हैं अभी कि किस फॉर्म के अंदर आपको ये तोहफा वापस करना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सवाल से जारी रखते हुए, पिछला सवाल कौन सा है, 4 या 3? 4। यासिर हैज डिस्क्लोज द टैक्सेबल इनकम ऑफ 22 लाख फॉर 14। ये कौन सा साल था? उसने अब आपको किस साल का डेटा डिस्क्लोज किया है? 14 का। तो हम किस साल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं? 2014 का। टैक्सेबल इनकम 22 मिलियन, कल टोटल 22 थी, आज टैक्सेबल 22 लाख है। तो टैक्सेबल इनकम बोले कितनी आ गई? 22 लाख। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई आपकी जी? 22 लाख। 22 लाख के ऊपर अगर आप टैक्स निकालें जाके टेबल 1 पे, तो वो भी मेरे पास टाइम नहीं है। 22 लाख पे टैक्स बना जी 2,20,000। ये इस साल का अपना टैक्स हो गया या किसी पिछले साल का टैक्स है? इस साल का अपना टैक्स। जब इस साल का अपना टैक्स आपने निकाल लिया तो रशीद ने कहा भाई जरा साइड पे आइएगा, आपको एक बात बतानी थी। हमने कहा ना कर। ओ रशीद रो रो के हलकान हो रहा है। रशीद क्या हुआ यार? मैंने बेच दिया। रशीद क्या बेच दिया? यार मैंने गुर्दा का। रशीद कहते यार मैंने रशीद क्या बेच दिया है? रशीद यार मैंने बेच दिया। रशीद मैंने बेच दिया यार। मैंने क्या बेचा तूने? ओ शेयर बेच दिए। He has disposed of the shares in 2013, जो 13 में खरीदे थे, 13 जून 14 को बेच दिए। 13 जुलाई 12 के बाद दो साल गिने। 13 जुलाई 13, 13 जुलाई 14, 13 जुलाई 14 को 2 साल पूरे होने थे। इसने उससे 1 महीना पहले, आखिरी रो वाले भाई, 23 महीने बाद एग्जैक्ट इसने शेयर्स को बेच दिया। तो बता दें जुर्म किया या नहीं किया? जब ये शेयर खरीदे थे, किस साल खरीदे थे? में। तब कितना टैक्स माफ हुआ था? तब कितना टैक्स माफ हुआ था? 8234। अब इसकी सजा क्या मिलेगी? सजा सिर्फ ये है कि 8234 को इस साल ऐड कर दो। पिछले साल माइनस किया था 8234, इस साल वही वाला 8234 क्या कर दो? पिछले साल हुकूमत ने तोहफा दिया था, इस साल दिया हुआ तोहफा वापस ले लिया, क्योंकि ये इस काबिल नहीं था कि इसको तोहफा दिया जाता। तो 220 प्लस 8234 क्या जवाब आ जाएगा? 228। इस साल का टैक्स आपने सोचा क्या था? जमा कितना करवाऊंगा? 220। लेकिन पिछले साल वाला डाल के अब कितना जमा करवाना पड़ेगा? 228,234। तो बता दें इस 8234 का क्या नाम है? टैक्स क्रेडिट अलाउड या डिसअलाउड? टैक्स क्रेडिट या डिस्काउंट? अलाउ हुआ क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया। पढ़ें इंग्लिश, पढ़ें, देखें समझ आ रही है? सेक्शन 62 में वापस आ गया हूं मैं। Where a tax credit has been allowed for the shares purchased.
जहां शेयर खरीदने में क्या माफ हो, टैक्स। एंड द बंदा हैज मेड द डिस्पोजल ऑफ द शेयर्स 24 महीने के अंदर अंदर। 24 महीने कब से गिनने हैं, डेट ऑफ परचेज से। 13 जुलाई 12 से 13 जुलाई 13, 13 जुलाई 14, यहां से आपने 24 महीने गिनने हैं। 24 महीने के अंदर अंदर अगर आप शेयर बेच दें तो ये आपने जुर्म किया है, इसकी सजा सुन लें। आपको 2 घंटे धूप में खड़ा किया जाएगा, नहीं 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 नहीं। द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ shall be बढ़ा, the tax shall be बढ़ा, the tax shall be बढ़ा by the credit already allowed in previous year, by the credit already allowed in previous year. What is the credit already allowed in previous year? 8234। अब जरा 1 मिनट के लिए आप इधर मुतवज्जे हो। Where a person has made the disposal of shares within 2 years, the tax for the tax year in which the shares are disposed of shall be बढ़ा by the amount of credit already allowed in प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो ऑलरेडी टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो अलाउ हुआ क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैंने यहां आपके समझने के लिए जो है वो लिखा है ऑलरेडी अलाउड, ऑलरेडी अलाउड इन प्रीवियस ईयर। तो शेयर्स खरीद के टैक्स माफ कराना और फिर उन्हीं शेयर्स को 24 महीने के अंदर अंदर, ये जुर्म नहीं है, जुर्म अजीम है। इस पे आपको सजा मिलेगी, नस्लों को सजा मिलेगी। सिर्फ आपको क्या सजा मिलेगी, टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ इस पर दिल पे ना ले जाया करें। अच्छा, आप टेस्ट नहीं दे रहे तो ये नस्लों का क्या हाल होने आने वाली का। मैं आपको सीरियसली बताऊं, कल 2 से 3 बंदे FAR2 की क्लास में ऐसे मिले जिनको ये नहीं पता किस फ्लोर पे टेस्ट रूम है। टेस्ट देना दूर की बात, उनको ये नहीं पता टेस्ट देते किस रूम में और किस फ्लोर पे टेस्ट रूम है। अच्छा जी, इस क्लास वाले भी जरा हाथ खड़ा करके बता दें, नहीं पता टेस्ट रूम किस फ्लोर पे है। और किसको नहीं पता? अच्छा, कमरा नंबर तो जाना जरूरी ना, जगह तो पता है ना। हाँ, तो टेस्ट जाके वहां देते हो ना, वो कमरा नंबर के मार्क्स नहीं है। पढ़ें जी। भाईजान आपने खुरक कर ली, अब हम पढ़ें, सॉरी। अच्छा जी, लाइफ इंश्योरेंस भी इसी तरह है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस 2 साल में कैंसिल करा दी, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस 2 साल में कैंसिल करा दी, आपको महसूस हुआ मेरा जिगर है बड़ा और जबरदस्त यार है मेरा, अब सही होता जा रहा है माशाल्लाह, तो हकीम के पास आप 2-3 दफा गए, हकीम ने कहा टेंशन नहीं लेनी यार, तू ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करा रहा है, मेरे पास आ जाया कर। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं, सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर दी बीच में, माजरत, लाइफ इंश्योरेंस, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस आप करा के अपनी कैंसिल करवा दें? अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई और करवा के 2 साल में कैंसिल करवा दी, यानी इस दिन आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई और इस दिन आपने कैंसिल करवा दी, तो मुझे बताएं इस 2 लाख पे तो टैक्स माफ हो गया होगा ना, इस 2 लाख पे तो टैक्स माफ हो गया होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस करवा के 2 साल के अंदर अंदर कैंसिल करवाना भी जुर्म है, इसकी भी वही सजा है, इसकी भी वही सजा है। वेयर a tax credit has been allowed for a, जहां लाइफ इंश्योरेंस के आपको क्या माफ हो जाए, टैक्स माफ हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसल्ड, और इंश्योरेंस पॉलिसी आप सरेंडर कर दें, कैंसिल कर दें विद इन 2 years ऑफ इट्स, खरीदने के 2 साल में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर कर दी, कैंसिल कर दी, ये क्या है,
जुर्म, जुर्म देखें कहां से पता चल रहा, सरेंडर्ड विद इन 2 years, ये जुर्म है। इस जुर्म की सजा जो आपको टैक्स माफ हुआ था shall be assumed to have been wrongly allowed। बताएं इसका उर्दू में मतलब, जो आपको टैक्स माफ हुआ था एज्यूम कर लिया जाएगा वो गलत माफ हुआ था। अब सजा कौन देगा, एंड द कमिश्नर शेल recalculate the tax payable। ओए होए 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 भाईजान, ये कैलकुलेशन जमीन आसमान का फर्क है। रिकैलकुलेट द टैक्स का मतलब सुने आप, मिसाल के तौर पे ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस थी। अब इधर क्या होगा कि 14 में पता चला कि आपने 13 वाली लाइफ इंश्योरेंस कैंसिल करा दी है, अब 14 में सजा नहीं मिलेगी। 13 की कैलकुलेशन आप रीकैलकुलेट, री का क्या मतलब होता है, दोबारा कैलकुलेट करेंगे, और 13 में जब आप रिवाइज करेंगे कैलकुलेशन तो 13 में 8234 को माइनस नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कैलकुलेशन रिवाइज करना। वो जो पिछला सिनेरियो था ना उसमें कैलकुलेशन रिवाइज नहीं होगी, उसमें 13 वाली कैलकुलेशन फाइनल थी, उसमें 14 में जाके 14 के टैक्स में ऐड होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 14 के टैक्स में ऐड नहीं होगा, इसमें 13 का माइनस हुआ हुआ काट दिया जाएगा। इसका मतलब है 13 की कैलकुलेशन आपको दोबारा जमा करानी पड़ेगी। एक 13 की कैलकुलेशन आपने 13 में जमा करवाई थी, एक 13 की कैलकुलेशन दोबारा आपको 14 में जमा करवानी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, अब आप 8234 माइनस नहीं करेंगे। जब आप 8234 माइनस नहीं करेंगे तो आपका जवाब ऑब्वियसली 8234 से बढ़ जाएगा। अकल है ना हमारे में, -2 किया हुआ है, नहीं करेंगे -2 तो फिगर 2 से बढ़ जाएगी, तो ये फिगर 8234 से बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली आप ये टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा आपको, तो अब आप जेब से कितना निकाल के दे देंगे, 82 दे 14 में ही खड़े होकर रहे होंगे, लेकिन कैलकुलेशन रिवाइज करके किस साल की जमा करवा रहे होंगे, 13 की जमा करवाएंगे। क्लियर। तो पिछले पॉइंट और इस पॉइंट में छोटा सा फर्क है, ऐसे ही अजीब सी साइंस है। पिछले पॉइंट में क्या था, पिछले पॉइंट में यह था कि मिसाल के तौर पे आपने जुर्म किया था 13 में, सजा मिल रही थी 14 में, ठीक है। और इधर क्या है, जुर्म किया 13 में और 13 की ही कैलकुलेशन रिवाइज करवा के जमा करवाए हैं। ऑब्वियसली जमा तो कब करवाएंगे, 14 में, लेकिन किस साल की कैलकुलेशन रिवाइज कर रहे होंगे, 13 की। तो ये जरा अंग्रेजी का मुश्किल सा फिक्रा पढ़े, समझ आ रहे हैं। एंड द कमिश्नर शेल recalculate the tax payable by the taxpayer for the relevant, उसी साल का टैक्स रिकैलकुलेट होगा। तो इधर जरा उर्दू जुबान में लिखें, यहां पे इस सूरत में, यहां पे एग्जैक्ट यहां पे इसके साथ यहां, इस सूरत में सजा 2014 में नहीं मिलेगी। इस सूरत में एग्जाम्पल 5 से लिंक कर रहा हूं बातों को, इसलिए बोल रहा हूं। इस सूरत में सजा 2014 में नहीं मिलेगी, बल्कि बताएं आगे, 13 की कैलकुलेशन रिवाइज करके जमा करवाएंगे, बल्कि 13 की कैलकुलेशन रिवाइज करके जमा करवाएंगे। क्लियर। तो शेयर्स के केस में क्या होगा, किस साल आपने शेयर बेचे, 14 में। किस साल आपने शेयर बेचे, 14 में। खरीदे कब थे, 13 में। जुर्म कब किया, 14 में। तो सजा कब मिलेगी, 14 का टैक्स बढ़ा के शेयर्स के केस में 14 में सजा मिलेगी। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस करवाई 13 में, कैंसिल कब करवाई, तो 14 में टैक्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 13 का टैक्स रिवाइज करके जमा करा दें। अजीब सी बात है, जैसे आपको कहा जाए कि वही पेपर जरा दोबारा आके दे दो, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, वही जरा दोबारा आके दे दो। तो इस किस्म की कोई चीज है कि उस कैलकुलेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, बोले रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये दोनों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है जो आपसे शेयर किया। चैप्टर 19 में आ जाए। जी जी, न्यूमेरिकल इसका नहीं आएगा,
कैलकुलेशंस रिवाइज करना आपके सिलेबस में ऐसा जितना नहीं है, न्यूमेरिकल इसी का आता है, शेयर्स वाला। निकालें जी पेज नंबर 403, सवाल शुरू करें। जी 14 में खड़े होके आप 8,234 पे करेंगे, 13 की कैलकुलेशन रिवाइज वाला सफ़ा जमा करवा के। सिर्फ 8,234, सिर्फ 8,234, सिर्फ 8,234। आप क्लास के बाद पूछ लेना, फिर क्लास के बाद पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन 33, फरहीन बाजी इज रेजिडेंट फाइलर। फाइलर का मतलब होता है टैक्स जमा कराती रहती है, फाइल करती रहती है। एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2020। तो टैक्स ईयर 2020 कब से कब तक बनता है? 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020, ऐसे ही बनेगा ना। ये लिख लें, 1 जुलाई 19 को साल शुरू होगा और ख़त्म कब होगा बोलें? 30 जून 2020 को। ओके, बाजी के पास एक बंगला है जो कि मुल्तान के इलाके में है, जो कि उसने किराए पे दिया था अब्बास साहब को, और रेंट एग्रीमेंट था 4 साल का। कितने साल के लिए किराए पे दिया था? 4 साल के लिए, जो एक्सपायर हो गया 31 मार्च 20 को। तो शुरू कब हुआ होगा? जरा बैकवर्ड चलें, 31 मार्च 20 को रेंट एग्रीमेंट हुआ या एक्सपायर हो गया? एक्सपायर हो गया। कितने साल का एग्रीमेंट था? 4 साल का। उंगली जरा पकड़ें, 31 मार्च 20 को नहीं काउंट करना आपने, 4 साल पीछे जाना है। 31 मार्च 19, 31 मार्च 18, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 को ये माहिदा शुरू हुआ था, बल्कि 31 मार्च 16 तो अजीब सी चीज़ है, बेहतर है हम लिख दें 1 अप्रैल 16। तो 1 अप्रैल 16 को ये किराएदार आया होगा, ऐसा ही है जी, 1 अप्रैल 16 को ये किराएदार आया होगा। ये तो मैंने आपसे पहली बात कर ली। दूसरी बात, अगर कभी जिंदगी में उल्टा चलें ना हम, तो फिर सीधा चल के भी देख लें कि मैं उल्टा सही चला था या नहीं। ये मीर तकी मीर ने कहा था। अच्छा, अब सीधा चल के देखें, 1 अप्रैल 16 से आगे 4 साल गिने। 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 का मतलब 31 मार्च 20 ही होगा ना। तो इसका मतलब है आप उल्टा सही चले थे, क्योंकि सीधा चल के भी आप वहीं पे आके पहुंचे हैं। तो उल्टा चला करें तो सीधा चल के भी एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि मैं उल्टा सही चला था या नहीं, और चेक ही करते रहें। ओके, तो कितने साल का किराए का एग्रीमेंट था? पुराना किराएदार किस दिन छोड़ गया? 31 मार्च 20 को। आया किस दिन था? 1 अप्रैल 16 को। चार साल बनाऊं 5 साल? 5 साल देख लेते हैं अभी कैसे। 1 अप्रैल 16 को आया था और 31 मार्च 20 तक रहा, तो दिखने में तो 4 साल हैं, लेकिन टैक्स ईयर्स में कितने स्प्रेड है? 5 साल में। ऐसा ही है ओ भाईजान, ये 4 साल ही बन रहे हैं। 3 महीने इस साल रहा होगा, साल 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 इधर रहा होगा, और 9 महीने इस साल रहा होगा। टोटल तो माना कि 4 साल रहा होगा, लेकिन 4 साल में कितने टैक्स ईयर्स आ गए? 5 टैक्स ईयर्स आ गए। ये तो वैसे ही मैंने आपकी बात की, मिसाल के तौर पे आप ये कहें मेरा सेशन 2010 में शुरू होकर 11 में खत्म हुआ है, तो पता चले दिसंबर में शुरू हुआ था, जनवरी में खत्म हुआ था, तो फिर 2 साल तो चला, लेकिन असल में उसमें 2 महीने चला सिर्फ। तो ये बात मैं कर रहा हूं। आप मिसाल मैंने होमवर्क शुरू किया था 2019 में, खत्म किया 2020 में, पता चले 11:55 पे बैठे थे, 12:05 में होमवर्क खत्म कर लिया था, तो बोंगी। तो इधर भी यही हुआ है, 16 में आया था और 20 में चला गया, तो कितने साल रहा?
क्या आप एग्री कर रहे हैं ये 4 साल का टेन्योर है? किस किराएदार का? पुराने किराएदार का, नए किराएदार का? पुराने किराएदार का। इसके बाद घर खाली है या नहीं ये तो सवाल ही मुझे बताएगा, लेकिन यहां पे 31 मार्च 16 को हमने पुराने किराएदार को किक आउट, सॉरी उसे कहा भाईजान आप तशरीफ ले जाएं, तो उसको ये कह दिया कि भाईजान आप यहां से चले जाएं, अब आप जो है वो आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाइएगा अब्बास साहब। जी मोहतरम, वो हाँ चला जाएगा। अच्छा चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड। रिसीव्ड क्या मतलब? बोले 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 रिसीव्ड क्या मतलब? रिसीव्ड क्या होता है? पाया या खोया? बोले 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 रिसीव्ड क्या होता है? अच्छा, तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एज पर रेंट एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। किराया कितने जी पर महीने? 1,75,000। सिक्योरिटी गार्ड को फरहीन सैलरी दे रही है या फरहीन अब्बास को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने के लिए अब्बास से पैसे ले रही है? भाई ये सैलरी का लफ्ज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऊपर रिसीव्ड है, रिसीव्ड का लफ्ज असल है। क्या मतलब? सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देने के लिए फरहीन अब्बास से ले रही है कितने पैसे हर महीने? 50,000। तो भाईजान ये तीनों पाए हैं, खोया नीचे आएगा, ये तीनों पाए हैं। नॉन एडजस्टेबल के साथ उसने क्यों नहीं लिखा पर मंथ? भाई नॉन एडजस्टेबल सिर्फ 16 में लिया होगा। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कब लेते हैं? जिसमें किराएदार आता है या हर साल लेते हैं? तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के साथ उसने क्या नहीं लिखा हुआ? पर मंथ। लेकिन किराए के साथ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसने पर मंथ लिखा हुआ है। ये इनकम प्रॉपर्टी में चला जाएगा और ये इनकम फ्रॉम, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। नॉन सिक्योरिटी, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी, ये कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ऑन एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी, एक्सपायरी किस दिन हुई है? 31 मार्च 20 को। ऑन एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी या रेंट एग्रीमेंट, जिस दिन रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, किसके साथ? पुराने के साथ, नए के साथ? पुराने के साथ एक्सपायर होगा ना। फरहीन रिफंडेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू अब्बास। फरहीन ने अब्बास के मुंह पे 25 लाख मारा, ए फट जा, घर छोड़ मेरा। तो 25 लाख अब्बास को पकड़ा दिया और रवाना कर दिया। एंड रेंटेड आउट द बंगला टू अ न्यू टेनेंट जफर, और जफर को घर किराए पे दे दिया। किस दिन? रेंटेड आउट द बंगला टू न्यू टेनेंट का मतलब है ऑन एक्सपायरी रेंटेड आउट टू न्यू टेनेंट। तो नए किराएदार की डेट बनानी ना, लेकिन डेट ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजी अगर पढ़ के आप देखें डेट वही बन रही है कि 31 मार्च को पुराने को किक आउट किया जा रहा है और नए को वेलकम किया जा रहा है। ऑन एक्सपायरी फरहीन रिफंडेड एंड रेंटेड। मजा आया? ऑन एक्सपायरी फरहीन रिफंडेड एंड रेंटेड। तो फिर इसका मतलब है पुराना अगर 31 मार्च को जा रहा है तो नया यकम अप्रैल से आ रहा है। तो आप बता दें यकम अप्रैल से ऑनवर्ड्स कौन सा किराएदार रहा होगा? 3 महीने नया किराएदार रहा। डन। एंड रेंटेड आउट द बंगला टू न्यू टेनेंट जफर ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब है सेम, ये वो नहीं सेम जो घरों में आ जाती है। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब है 100% सेम। बच्चे क्लास के बाद आके सवाल पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला नया किराएदार जो है वो 25 लाख लाया था? वो भी मैं कहता हूँ ये। सर आपको कैसे पता चला नए किराएदार का किराया 1,75,000 है? मैं कहता हूँ ये। आपको कैसे पता चला नए किराएदार से सिक्योरिटी के मद में लिया जा रहा है 50,000? मैं कहता हूँ ये। फिर बच्चा कहता है अच्छा मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि क्लास में आपने ऐसे बनाया था। तो अब बता दें भाईजान नए किराएदार से सेम टर्म्स है या 100% सेम? 100% सेम टर्म्स। नए किराएदार से भी 1,75,000 किराया, नए किराएदार से भी सिक्योरिटी गार्ड का 50,000, नए किराएदार से भी 25 लाख पकड़ेगी। क्या? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। डन। अच्छा फरहीन ने पे किया 40,000 सिक्योरिटी गार्ड्स को विच प्रोवाइड सिक्योरिटीज।
तो सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनीज असल में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मुहैया करती हैं, तो इसके इसने 40,000 दिए हैं। ये क्या है, पाया या खोया? खोया। खोया कैसे पता चलता है आपको? पेज। तो इसका मतलब है फरहीन बाजी इधर से भी कुछ कमा रही है। जरा सोचें कैसे इधर से कमा रही है। फरहीन सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को 40,000 दे रही है और अब्बास को बुला के कहती है तेरे से मैं कितने पैसे लूंगी? 50,000। क्लियर? चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो कल करेंगे, अब टाइम नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकलवा दें मुझे इसकी, वर्किंग वन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यार रेंट कैसे करना है? दोनों किराएदार का अलग अलग कर लूं या डायरेक्ट ही 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दूं? अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का शौक है, अलग अलग कर लें। वैसे मेरा तो कोई मूड नहीं था अलग अलग करने का, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लें। पुराना किराएदार कितने महीने रहा? भाईजान 20 का न्यूमेरिकल है, पागलों की तरह 16 से शुरू ना कर दीजिएगा। 4 साल का किराया निकाला हो। न्यूमेरिकल किस साल का है? 20 का। तो 4 साल का किराया निकालेंगे या 9 और 3 महीने का? 9 और 3 महीने का। भाई इधर देखें, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया। सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ कौन सा साल है? 20। ये डायग्राम तो मैंने आपके समझने के लिए बनाई है, अगर समझ लग जाए। जी रेंट बताएं पुराने किराएदार से कितने महीने? 9 महीने। कितना किराया? और 1.5 लाख, 2 लाख है, कितना है? 1,75,000। और नए किराएदार से 3 महीने, कितना? चलें जी, ये हमारा हो गया रेंट। बताएं जी टोटल कितना है इसका? 21 लाख। अभी रिपेयर अलाउंस माइनस ना करें, पहले नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मुझे निकालने दें। ये देखें, ये देखें, ये वाले 9 महीने ये हो गए और ये वाले 3 महीने ये हो गए। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मुझे बताएं कितनी ऐड करेंगे आप? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मुझे बताएं कितनी ऐड करेंगे? कैलकुलेटर्स पे जल्दी 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 जल्दी। इस साल की नॉन एडजस्टेबल अमाउंट बताएं कितनी ऐड करेंगे? बताएं इधर कैलकुलेटर पे निकाल के। कितना भाईजान? इधर बताएं क्या जवाब आएगा इसके नीचे, जल्दी जल्दी। 2,50,000 नहीं आएगा जी। मैं कह रहा हूं इधर फाइनल फिगर क्या आएगी? बोलो भाई, आप बोल रहे थे 1.5 लाख रुपया। मेरे ख्याल से सही कह रहे हो आप। और कोई कैलकुलेशन करे। इधर फाइनल फिगर क्या आएगी? 1.5 नहीं आएगी, गलत बात कर रहे हो। 1.5 लाख किसने बोला? हाथ खड़ा करें। फिजिकल में से 1.5 लाख किसने बोला है? हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड क्लास में 1.5 लाख किसने बोला है? एक्सेलेंट। उधर 3 लोग हैं, इधर 1 है। और ऑनलाइन वालों के अंदर 1.5 लाख कौन सोच रहे हैं? अच्छा, अब भाईजान मुझे ये बताएं पुराने से कब आया होगा 25 लाख? अगर आए हैं तो ऊपर देख लें। पुराने से कब आया होगा 25 लाख? 16 में। इस 25 लाख को इनकम में डाला होगा या 2.5 लाख को? 25 लाख को इनकम में डाला होगा या 10 से डिवाइड करके डाला होगा? 2017 में भी 2.5 लाख इनकम में डाला होगा, 2018 में भी 2.5 लाख इनकम में डाला होगा। क्योंकि कंफ्यूजन है तो पूछते जाएं, बड़ी सदा बातें कर रहा हूं। सेक्शन 16 याद है? 16 का 1, जब भी पैसे आएंगे 10 से डिवाइड करेंगे। 19 में भी कितना इनकम में डाला होगा? ओ बोले ना, 2.5 लाख इनकम में डाला होगा। अब क्या करना है? इस साल का फॉर्मूला पुराना जा, इधर ऊपर देख लें, पुराना जा नया आ। अब क्या करेंगे? पुराना जा और नया वाले साल में जल्दी 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 25 लाख पकड़ेंगे और 25 लाख में से ऑलरेडी टैक्स माइनस कर देंगे। ऑलरेडी टैक्स 2.5 लाख यानी 10 लाख बनेगा। तो 25 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो 15 लाख जवाब आ जाएगा। 15 लाख को 10 पे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो जवाब आ जाएगा 1.5 लाख। 1,50,000 इनकम में ऐड होगा। अब एक एक करके बताना शुरू कर दें, गलती क्या कर रहे थे जी? आप बताओ। नहीं 9 से डिवाइड नहीं, डिवाइड टोटल 10 से करना है हमेशा। और क्या गलती कर रहे थे? 3 कैसे? 3 कैसे? मुझे बताएं 16 में आया है वो?
चाहे आखिरी दिन ही आया हो, चाहे जगह अप्रैल को आया हो, तो हमने 25 लाख को 10 से डिवाइड किया होगा ना। इसमें तो मैंने और कोई रूल नहीं बताया था, मैंने कहा था जो आने का साल है उसमें आपने किससे डिवाइड करना है, 10 से, और जो रहने का साल है उसमें भी 10 से, और जो रहने का साल है उसमें भी, और जो रहने का साल है उसमें भी 10 से। अब इस साल कौन सा है, इस साल पुराना जा और नया, तो 25 लाख नए से आया माइनस ऑलरेडी टैक्स्ड। और बताएं गलती क्या कर रहे थे, मंथ्स की फ्रैक्शन कब लेने को कहा है। ओ भाईजान दीवानगी में ये भाई पता क्या कर बैठे, 25 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 3/12। ओहो खुदा के लिए ये किसने कहा, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं कहा था आपको, चीज को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। और क्या गलती कर रहे थे, गलतियां इतनी हुई कि अब बोलना ही बंद हो गए। चलें छोड़ें इसको, कल करेंगे। इस कितने लोगों को समझ आ गया वैसे? ये जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनसे पूछ लीजिएगा जरा, कल दोबारा इसको कर लेंगे। सेक्शन 16 के नीचे वाली एग्जांपल रिवाइज कराइएगा। चलिए इतना एहसान कर दीजिएगा मेरे पे, सेक्शन 16 के नीचे वाली एग्जांपल रिवाइज कराइएगा।